Yes. Okay. So let's start with the very basics. Okay. That is national income growth and development. That's what I'm starting with. So what we are going to do is, here's the strategy. We are going to deal with the concept part, and along with the concept, we are going to go for the current update इन द मैनर कि अब तक जो भी अवेलेबल है वो इसमें आ जाएगा. ठीक है. इसके बाद का जो अब फॉर एग्जांपल अभी इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है, बजट आने वाला है, तो वो अपडेट्स तो डेफिनेटली तभी हो पाएंगे. टुडे इज 26 जनवरी, तो 1 फेब के पास हमारे पास दोनों डॉक्यूमेंट आ जाएंगे. उसकी क्लासेस हम अलग से करेंगे, सो यू कैन इंटीग्रेट. ठीक है. तो कुछ चीजें शायद उसमें रिपीट हो, लेकिन आपके लिए तो बेनिफिशियल है. लाइक दिस. सो फर्स्ट चैप्टर टू डील विद दिस नेशनल इनकम. So in this chapter on national income, the core concepts are, first off, is national accounts statistics. ये इसी तरह से अपने पास लिखते जाइए, नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स. तो इसके अंदर बेसिकली ये बताया जाता है कि हमारे नेशनल इनकम, जीडीपी, एक्सेट्रा ग्रोथ रेट्स सब क्या हैं. दीज आर प्रिपेयर्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ. अर्स्टवाइल ये क्या होता था, एनएसएसओ प्लस सीएसओ. ये दोनों को मिला के एक बना है, and this happened in 2019, and this National Statistical Office is working under the Ministry of Statistics and Program Implementation. ये सारा कुछ देना नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स इनकी जिम्मेदारी है. प्री इंडिपेंडेंस हमारे नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लिए बहुत लोगों ने एफर्ट किया है. तो प्री इंडिपेंडेंस एफर्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एफर्ट जो डाला गया, दैट वाज बाय दादा भाई नवरोजी. इन हिज ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ही ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस. उस टाइम पे उन्होंने 1869-70 का जो फाइनेंशियल ईयर था वो यूज किया, और 1871 में ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया था. उसी के अंदर नेशनल इनकम के एस्टिमेट्स, पॉवर्टी के एस्टिमेट, सब तरह के एस्टिमेट्स उन्होंने दिए. ठीक है. नाउ अपार्ट फ्रॉम हिम, various other people also helped in creation of this entire national account for statistics and the statistical data for India. But those facts are not very much of UPSC concern right now, तो इसलिए हम उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे. अब ये जो नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स है, उसमें नेशनल इनकम की अकाउंटिंग करते कैसे हैं. तो आज जो हम यूज कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 2008, विच इज गिवन बाय यूएनए, यूएन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. सो इस सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स को इंडिया ने अडॉप्ट किया 2015 के अंदर. 2015 के अंदर. अब पुराने और नए सिस्टम में अभी तक फर्क क्या पड़ा और अभी तक हम क्या कर चुके. सो इन द प्रीवियस सिस्टम वी वुड हैव वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रेंट. हम ये चार चीजें देखते थे. फॉर एवरीबडी डूइंग अ लेबर, they'll get wages. For anybody lending out capital, he'll get the interest. Anybody trying to be an entrepreneur will gain profit, and out of your land, you will get the rent. These would be added, and then we will basically try and calculate the national income. Erstwhile हमारा डेटा इस तरह से बनता था, लेकिन आपको याद है अभी हम जो क्या करते हैं, अब there are three methods. Census of income method, which is used for services sector, plus unregistered manufacturing. Unregistered manufacturing. Okay. Then there is a census of product method. This is used for agriculture because वहां पे एक tangible product create होता है. Plus registered manufacturing. Registered manufacturing. इसके अलावा तीसरा हमारे पास मेथड है सेंसस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड. So this is used only for one industry in India, that is construction sector. इन तीनों के मिक्सचर से, इन तीनों के डेटा से वी ट्राई टू क्रिएट द नेशनल इनकम अकाउंट स्टैटिस्टिक्स. ठीक हो गया. जहां पे भी किसी को कोई डाउट आएगा प्लीज आस्क. ओके फाइन.
अब जो ये डेटा है इसकी प्रेजेंटेशन किस फॉर्म में होती है, तो डेटा की प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं। अब गैदरिंग तो हमने देख लिया। सो इकोनॉमी में हमारे पास 4 कॉन्सेप्ट हैं नेशनल इनकम के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए। पहला कॉन्सेप्ट है जीडीपी, दैट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री विद इन अ ईयर। तो इसमें 4 बेसिक चीजें हैं जैसे हमने पहले देखा। एक तो मॉनेटरी वैल्यू, तो जिस चीज के अंदर मॉनेटरी वैल्यू नहीं है उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल बार्टर गुड्स, गुड्स के बदले में गुड्स लाना या सर्विसेज के बदले में सर्विसेज लाना, उनको हम इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसकी पूरी एक लिस्ट आपके पास है ऑलरेडी नोट्स में। तो सिमिलरली गिफ्ट्स, तो कोई आपके पेरेंट्स आपको कुछ गिफ्ट देते हैं जिसमें कोई मॉनेटरी वैल्यू एसोसिएटेड नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ पैसों का, वो हम नहीं लेंगे। ठीक है, देन दूसरा चीज हमने लिखा था फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब होता है आफ्टर ऑल पॉसिबल वैल्यू एडिशन, मतलब उसमें कोई फर्दर वैल्यू एडिशन नहीं हो रही, अब वो कंज्यूमर के एंड पे कितने प्राइस पड़े। देन विद इन द कंट्री, विद इन कंट्री कहने का मतलब होता है विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडिया, विद इन द टैक्स जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडिया, विद इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया 200 nautical miles तक। It also means the money generated out of the embassies and the sovereign embassies that we have abroad, कि उसमें लोग जो वीजा के लिए जो भी अप्लाई करेंगे वो पैसा हमारे पास आएगा। It also includes the आर्म्ड फोर्सेस बेसिस आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो वहां से भी अगर कोई रेवेन्यू आती है तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, एयरलाइंस, शिपिंग इंडस्ट्रीज विच आर रजिस्टर्ड इन इंडिया। सो विद इन द कंट्री की डेफिनेशन में ये सब आता है। देन नेक्स्ट इज विद इन द ईयर विच इज द फाइनेंशियल ईयर। तो इंडिया में फाइनेंशियल ईयर सबको मालूम है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। So this is the concept of GDP. Now, where does India stand with respect to this GDP and what's the aspect in news? So एक रिपोर्ट आई थी प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी 2023 के लिए, तो उसको हमने यहाँ पे करंट अफेयर के एंगल से ऐड करना है। प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी 2023, दिस वाज द रिपोर्ट दैट केम इन। अब इसमें बेसिकली क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया कि हमारी जो ग्रोथ है इट इज सपोज टू बी अराउंड 6.9% इन 2022-2023, ये वाला जो ईयर अभी फाइनेंशियल ईयर है। सो जीडीपी फॉर 2022-23 इज पेग्ड एट 6.9% जीडीपी ग्रोथ रेट, विच इज गुड बिकॉज अगर आप देखेंगे पिछले 10 साल से हमारा एवरेज ग्रोथ रेट इकोनॉमी का 7% के आसपास ही है। ठीक है, मोर ओवर द इन्फ्लेशन हैज स्टार्टेड मॉडरेटिंग राइट नाउ। ओके, अब इसमें एक चीज जो इस रिपोर्ट में कहा गया वो ये कि जो रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन है ये डिटरमिन करेगा फेट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। सो रशियाज इन्वेजन और रशिया यूक्रेन विल डिटरमिन फेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि जो इंपोर्ट ऑफ ऑयल है वो इसी वजह से हमें सस्ता मिल रहा है अभी, तो वो हमारा इंपोर्ट बिल कम कर रहा है। एक्सपोर्ट ऑफ एनीथिंग लाइक व्हीट, राइस एक्सेट्रा, उसकी वजह से भी हमें फायदा होता है। हालांकि इन जनरल इन्फ्लेशन कभी कभी बढ़ जाती है, आमतौर पे जो फूड प्रोडक्ट्स ये सब में इन्फ्लेशन भी इसी वजह से बढ़ी है क्योंकि ये चल रहा है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। ठीक है, तो इस वजह से इतनी टेंशन की बात नहीं। तो दैट इज द मेन कंसर्न। अब स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट में और ये, हाँ बाय द वे ये रिपोर्ट देता कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि कई बार यूपीएससी इतने लड्डू क्वेश्चन पूछता है। prospects of Indian economy and it is a part of state of economy report. State of economy report recently published December 2022. Okay, so इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं ग्लोबल ग्रोथ विल एवरेज अराउंड 3% इन 2022। जो ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ रेट है, ग्लोबल जीडीपी, so here the average is 3%. This is a very good average
कंसिडरिंग डेवलप्ड इकोनॉमीज जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट नहीं होता, तो इस वजह से ये ठीक है. सो दैट्स वाई दिस प्रोजेक्शन इज परफेक्टली फाइन, कोई इसमें स्ट्रेस वाली बात नहीं. एक इसमें जो बेसिक सा कंसर्न दिया गया वो ये है इन्वेस्टमेंट पुल आउट. इंडिया में से आज की डेट में बहुत ज़्यादा जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो पुल आउट हो रहा है. उसका कारण यही है रशिया यूक्रेन क्राइसिस. तो दिस इज द कंसर्न. तो इंडिया के लिए जो बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है आज की डेट में वो यूरोपियन यूनियन है. जो नेगेटिव्स कंसर्न दिए गए हैं वो हमारे लिए प्रीलिम्स में यूजफुल हो सकते हैं. तो ये रशिया यूक्रेन क्राइसिस के साथ जुड़ी हुई चीज है, तो चाहे यहाँ लिख लीजिए. यूरोपियन यूनियन इज बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट फॉर इंडिया. बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट फॉर इंडिया. और अगर इसमें एनर्जी क्राइसिस चलेंगे, जिस रशिया के अंदर वॉर चल रहा है तो उधर भी एनर्जी क्राइसिस है, तो इस वजह से देयर कैन बी एन एनर्जी लिंक्ड डाउन टर्न इन यूरोपियन यूनियन. ओके, सो इट इज फेसिंग एनर्जी लिंक्ड डाउन टर्न, मतलब नेगेटिव ग्रोथ, डाउन टर्न इन यूरोपियन यूनियन. तो इस वजह से हमारी एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो थोड़ी सी ट्रबलिंग हो सकती है, हमारे एक्सपोर्ट्स नीचे आ सकते हैं. ठीक है. फिर हमारे पास एक डेटा होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, IIP. ये बेसिकली IIP का काम क्या है? इट्स प्रोवाइड्स यू विद द ट्रेंड इन मैन्युफैक्चरिंग, कि अभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है, किस डायरेक्शन में ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है. ट्रेंड इन मैन्युफैक्चरिंग, दैट्स द जॉब ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. सो हु गिव्स दिस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन? कौन देता है? हेलो हेलो. अभी इसकी कंपाइलेशन और सब कुछ भी NSO ही कर रहा है. पहले इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के थ्रू आता था, अब नहीं आता, अब ये NSO के द्वारा आता है. ठीक है. IIP का भी बेस ईयर जो है वो 2011-12 है. बेस ईयर इज 2011-12. दैट मीन्स जिसके बेसिस पे हम कंपैरिजन करते हैं प्राइजेस का. ठीक है. इसमें 3 सेक्टर्स की बात होती है, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का कंपोनेंट सबसे बड़ा है. मैन्युफैक्चरिंग इज ग्रेटर देन माइनिंग या इलेक्ट्रिसिटी? कौन सा ज्यादा बड़ा है? हेलो हेलो. माइनिंग इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ वेटेज. जो परसेंटेज लेते हैं हर इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए, तो अलग अलग वेटेज देते हैं. तो दिस इज देयर. अब इसके अंदर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में अभी क्या बोला जा रहा है कि विद इन दिस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन there is an output growth at just 0.4% on the year-on-year basis. तो आउटपुट जो इंडस्ट्री का ग्रोथ है, आउटपुट ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज ओनली 0.4% ईयर ऑन ईयर. ईयर ऑन ईयर कहने का मतलब होता है 2021 के कंपैरिजन में 2022 में क्या फर्क पड़ा, 2021 वर्सेस 2022. तो बहुत कम है, मतलब वैसे ही है जैसा पिछले साल हो रहा था, हमने कुछ खास आउटपुट में एडिशन नहीं की. ठीक है. तो दैट्स द ट्रबल है. अब क्या है कि जब एडवांस कैलकुलेशंस करनी होती हैं जीडीपी की, तो IIP इज समथिंग विच इज वेरी रेलिवेंट. व्हाई? बिकॉज इंडस्ट्री जितना प्रोड्यूस कर रही है, तो याद रखिए आपकी जीडीपी की डेफिनेशन क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ कंट्री विद इन अ ईयर ना. तो उसी के बेसिस पे आगे की जीडीपी प्रोजेक्शंस भी आएंगी. तो कहने का मतलब अगर 0.4% ही बढ़ा है, तो अगले साल जो जीडीपी बढ़ने के चांस हैं वो इसी के हिसाब से बढ़ेंगे. ठीक है. अब विद इन IIP यूपीएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन है, इसके अंदर एक 8 कोर सेक्टर्स होते हैं, 8 कोर सेक्टर्स विच आर 40.27% या सम परसेंट ऑफ IIP. मतलब पूरे इंडेक्स का 40.27% पार्ट है. और क्वेश्चन वो ये पूछते हैं दो तरह से कि एक तो इस कोर सेक्टर्स में है कौन कौन, कौन सी 8 चीजें आती हैं, तो वो 1 2 3 4 5 करके पूछ सकते हैं. दूसरा वो ये पूछ सकते हैं कि इसमें से सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है. ठीक है.
तो इसमें सबसे ज्यादा वेटेज फिलहाल रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की है। पहले इलेक्ट्रिसिटी की होती थी, अभी रिफाइनरी प्रोडक्ट की है। देन देर इज द नेक्स्ट कैटेगरी इज इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी प्रोडक्ट के बाद फिर स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, सीमेंट, ओके। देन कोल के बाद क्रूड ऑयल, सॉरी क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर, ऐसे है। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर की लीस्ट वेटेज है, रिफाइनरी प्रोडक्ट की मोस्ट वेटेज है, ठीक है। तो इसको याद रखने का ना बड़ा सिंपल तरीका है। इसमें से दो स्टील और सीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड है, बाकी सारे एनर्जी के साथ रिलेटेड है। फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड है, दैट्स इट। इवन अगर देखो तो बैकएंड से फर्टिलाइजर भी तो एनर्जी के साथ ही रिलेटेड है, क्योंकि जो गैस है दैट्स द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर आल्सो, ठीक है। तो ये इस तरह से यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है पहले। तो 2017 में क्वेश्चन आया था, 2018 में आईआईपी को रिफाइन किया गया था। तो जो रिफाइनमेंट हुआ था उसके लिए एक कमिटी है 2018 के अंदर, दैट इज सौमित्र चौधरी कमिटी, SOUMITRA, सौमित्रा चौधरी कमिटी। इसकी रिकमेंडेशन से इसको रिफाइन किया गया था। प्रॉब्लम ये थी कि पहले ये ठीक से बताता नहीं था कि डायरेक्शन और ट्रेंड इन मैन्युफैक्चरिंग है क्या। इंडिया में ज्यादा मोटरसाइकिल बन रहे हैं, ज्यादा गाड़ियां बन रही हैं, ज्यादा क्या बन रहा है। सो दैट इज व्हाट इट वांट्स टू कैप्चर, डायरेक्शन एंड ट्रेंड इन मैन्युफैक्चरिंग। ट्रबल क्या हो रहा था कि इसमें ना बेस ईयर में फिक्स कर देते थे कि कौन सी कंपनी के हिसाब से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये देखना है कि मोटरसाइकिल ज्यादा मैन्युफैक्चर हुए या नहीं, तो मैं लेट्स से हीरो होंडा के हिसाब से देख लूंगा। 2011-12 में उन्होंने हीरो होंडा फिक्स कर दिया, फिर हर साल वो हीरो होंडा में ही देखेंगे कितने मोटरसाइकिल बने और उसको मार्केट ट्रेंड मान लेंगे। लेकिन अब सोच के देखिए, हीरो होंडा तो दो अलग अलग कंपनीज बन गई, हीरो अलग होंडा अलग। अब अगर वो कंपनी सर्वाइव नहीं कर रही तो ट्रेंड क्या हो जाएगा, जीरो। ऑल दो मोटरसाइकिल बन रहे हैं, मोर ओवर जो कंपनी आपने बेस ईयर में फिक्स कर दी, हो सकता है उसका दिवालिया निकल गया, बैंकरप्सी हो गया, कुछ भी हो गया, एंड देन दैट कंपनी इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग एज मच, बट मे बी अदर कंपनीज आर। इन दैट केस सो यू हैव टू टेक केयर ना कि भाई वी हैव टू रिप्लेस द कंपनी, तो अपडेट नहीं होता था, ठीक है। तो ये इसमें गड़बड़ थी, जो सुमित्रा चौधरी कमेटी के बेसिस पे रिकमेंडेशन पे इसको ठीक किया गया, ओके। सो दैट वाज द कंसर्न विद IIP. So presently the IIP is not very buoyant, it's just 0.04%, which is a distress signal to an extent. तो ये एक कंसर्न है। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गया सबको? यस सर। ओके। अभी एक इसमें जो चैलेंज और दिया गया है वो है एनर्जी डिपेंडेंसी। लिखिए, इंडिया सिग्निफिकेंट डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड एनर्जी, significant dependence on imported energy at 4% of GDP. 4% of GDP is a challenge for balance of payment side. Is a challenge for बैलेंस ऑफ पेमेंट साइड। अब मैं ये फ्रीली ये टर्म्स यूज कर रहा हूं क्योंकि आप सबने एक बार तो पढ़ी रखा है ना, वी आर इन द रिविजन मैट्रिक्स, तो आपको पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है। कर लूं यूज या नहीं? हेलो हेलो, यस सर। आई होप सो। चलिए, so this is the situation with the GDP. Now, as far as GDP is concerned as one of the indicators, अब मैं दोबारा से कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। तो दूसरा जो हमारा इंडिकेटर है दैट इज GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड, GVA। अभी ग्रॉस वैल्यू एडेड की जो डेफिनेशन है वो क्या है बताइए? इट इज अ नेशनल इनकम फ्रॉम द सप्लाई साइड। अगर देखा जाए, दिस थिंग इज गिविंग यू द नेशनल इनकम फ्रॉम द डिमांड साइड। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? GDP is giving you the national income from the demand side. Can I say so? Hello, hello.
Yes, sir. Yeah, how can I say so? Because it includes private consumption. याद कीजिए, जीडीपी के अंदर हम लिखते हैं that GDP is equal to private consumption plus government investment. वो याद है C plus G plus I plus X minus M Yes, sir. लिखते हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इट इज फ्रॉम द डिमांड साइड ऑल्सो. अब क्लियर हो गया? हेलो, अब ये तो पता है ना, जी क्या था, इट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आई इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, एक्स इज एक्सपोर्ट रेवेन्यू, M is the import expenditure. So that's why we say that GDP looks at economy from the demand side or at the national income from the demand side, while GVA looks at national income from the supply side. From the supply side. है ना? And if you look at GVA, simplest formula is output minus intermediate cost. Intermediate cost. Let's say मैंने 100 रुपए की चीज बनाई, 20 रुपए उसको बनाने में खर्च आ गया, तो मेरा ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना है? 80. क्लियर है? दैट इज जी. यहां तक क्लियर है? आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट. अब होता है जीडीपी और जीवीए के बीच का रिलेशनशिप. So it is very simple. GVA is equal to GDP minus net indirect taxes. Net indirect taxes. And net indirect taxes are nothing but it is minus indirect tax. तो माइनस में जाएगा ही ना. हेलो. और प्लस सब्सिडीज. Subsidies. है ना? तो ये प्लस होंगी. अगर मैं इसको ब्रैकेट से मुझे बाहर रखना चाहिए, इनफैक्ट आई शुड नॉट पुट इट इनटू द ब्रैकेट. अगर ब्रैकेट के अंदर रखना तो फिर मुझे इसके ऊपर भी माइनस साइन लगाना पड़ेगा. सो इसको अगर मुझे पूरे को एक्सपैंड करना है तो इट इज लाइक दिस, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दी जीवीए एंड जीडीपी. सो इट इज सिंपली, आपको जो प्रीलिम्स में रिलेशनशिप पूछेंगे वो या तो ये पूछ लेंगे या फिर ये पूछ लेंगे. सो दैट इज जीवीए. सो जीवीए के बारे में एक दो चीजें और है. अगर देखा जाए तो अगर तो मुझे इन दोनों में से कुछ यूज करना है, GDP is good for looking at the annual economic growth and comparing country wise कि इंडिया कितनी है, चाइना कितनी है, लाइक दिस. लेकिन अगर हमें विद इन द कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ देखना हो कि सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आ रहा है, फिर ग्रॉस वैल्यू एडिशन देखने का ज्यादा अच्छा रहता है. तो देखिए यहाँ पे GDP data is more useful for comparing annual economic growth, while GVA data helps in understanding the sector wise growth. ये हम समझ सकते हैं कि कौन सा सेक्टर इकोनॉमी में ज्यादा रोबस्ट है और कौन सा स्ट्रगलिंग है. तो फॉर दैट वी कैन यूज जीवीए, बिकॉज वैल्यू एडिशन हर सेक्टर के अंदर चेक की जा सकती है ना. अभी हमें मालूम है कि प्राइमरी सेक्टर में आमतौर पे कुछ प्रोसेसिंग नहीं है, कुछ नहीं है, सो सीधा सीधा बनाया और बेच दिया. एंड इन दैट केस व्हाट विल हैपन, वैल्यू एडिशन विल बी नॉट टू मच. सर्विसेज सेक्टर में बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन है, उसके बेसिस पे यू आर एबल टू अर्न गुड मनी. अब इसमें यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या पूछा गया? लेट मी ब्रिंग अ क्वेश्चन ऑन योर बोर्ड जीवी और जीडीपी को लेके. Here it is. Visible? Yes, sir. So, with reference to Indian economy, consider the following statements. The rate of growth of real GDP has steadily increased in the last decade. The GDP at market prices has steadily increased in the last decade.
क्या कुछ भी स्टेडली होता है इकोनॉमी के अंदर? हमने पढ़ा कि बूम और बस्ट साइकिल्स होते हैं, इकोनॉमी गोज अप डाउन लाइक दिस। कैसा नो? Yes, sir. हेलो हेलो। सो दैट्स व्हाई द ट्रबल इज विद दिस वर्ड स्टेडली, अगर देखा जाए तो। लेकिन अब इन्होंने देखो, एक स्टेटमेंट मैं इसमें से बिल्कुल काट सकता हूं, वो है रियल जीडीपी। हमने पढ़ा था एक होता है नॉमिनल जीडीपी और एक होता है रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी इज समथिंग व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग इट एट करंट प्राइसेस, and real GDP is something that I calculate at constant prices. ठीक है, अब यहाँ पे जो इन्होंने लिखा ना मार्केट प्राइसेस, दिस बेसिकली मींस व्हाट? वी आर कंसिडरिंग द करंट प्राइसेस और वी आर कंसिडरिंग द नॉमिनल जीडीपी। बट अब अगर इसमें वर्ड स्टेडली नहीं होता तो इंक्रीज तो ये करता है बट स्टेडली नहीं करता। स्टेडली कहने का मतलब होता है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इसको बोलते हैं स्टेडली। 1 से 15, 15 से 50, ये स्टेडी नहीं है ग्रोथ। बात समझ आ रही? हेलो हेलो। Yes. So this is like abrupt changes. Here there are smooth changes. हर बार +1 +1 +1, this is steady growth. This is an unsteady growth. Clear हो रहा है? So because of the word steadily, both these statements are wrong. इसमें आपको दुनिया भर की आंसर की इसमें आंसर देंगे कि पहली गलत है और दूसरी ठीक है, लेकिन एक्चुअल में दूसरी भी गलत है और उसका ये कारण। क्लियर हो गया? अच्छा, देन एक क्वेश्चन 2015 का एक और क्वेश्चन है इसी कॉन्टेक्स्ट में, दिस वन। A decrease in tax to GDP ratio of a country indicates which of the following? Slowing economic growth rate. Tax to GDP ratio क्या होता है? Tax to GDP ratio talks about the nation's tax revenue relative to its GDP. Relative to its GDP. Okay. So for example, if India's tax to GDP ratio is 20%, it means that government gets 20% of the GDP as tax collection. अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो ये बोला जाए कि भाई 20% है या जो भी है 17% है, लेट्स से, so then that is the amount of money that we are generating right now, the government is getting as tax revenue out of the total GDP. That's the meaning of it. कितना क्लियर हुआ? हेलो हेलो। इसका मतलब कि टैक्स में 20% कंट्रीब्यूट कर रहा है, नो सॉरी, जीडीपी में टैक्स 20% कंट्रीब्यूट कर रहा है। नहीं, ये जीडीपी है, लेट्स से इसमें से गवर्नमेंट इतने परसेंट 20% टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर पाता है। अगर हमारी इकोनॉमी में $3 ट्रिलियन का काम हो रहा है तो उस $3 ट्रिलियन में से जो गवर्नमेंट इफेक्टिवली टैक्स के तौर पे कलेक्ट कर पा रही है, दैट इज 20% ऑफ $3 ट्रिलियन। इसका सिंपली ये मतलब है, दिस मच गोज टू गवर्नमेंट एज टैक्स रेवेन्यू। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब अगर किसी इकोनॉमी में स्लो डाउन होगा तो ग्रोथ रेट लो हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट राइज करेगा, कंज्यूमर स्पेंडिंग डिक्रीज करेगा, ये सारी चीजें होंगी। Let's say there is slowing growth rate, so what will happen? Unemployment will rise, then spending will decrease, ये सब होगा, incomes will fall, ये सब होने वाला ना। अब गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू कहां से आता है? हमने पढ़ा है, एक तो है इनडायरेक्ट टैक्सेस, जब लोग कुछ कंज्यूम करते हैं तो वो इनडायरेक्ट टैक्स भरते हैं। एक है डायरेक्ट टैक्सेस जो लोगों की इनकम के बेसिस पे आते हैं, आए ना।
दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन। तो अगर इनकम्स कम हो रही हैं तो टैक्स रेवेन्यू कम हो रही है, कंजम्पशन कम हो रही है तो भी टैक्स रेवेन्यू कम हो रही है। तो स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्लियर हो गए? यस सर। ठीक है। लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, दूसरे पे आ जाओ। सो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ द कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है, आया ना? टैक्सेशन के ऊपर तो नहीं डिपेंड करता ना। सरकार किसको कितना टैक्स करेगी या कितना टैक्स कलेक्ट करेगी, उससे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का कुछ लेना देना है No, sir. नहीं। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट यहां पे फिट नहीं बैठती। इट इज एज पर सेंट्रल प्लानिंग, एज पर द प्लानिंग ऑफ द गवर्नमेंट, कि मैंने क्या स्कीम्स लेके आनी है, कैसे लोगों को बेनिफिट देना है, उन सब चीजों के साथ रिलेटेड है। इसके साथ टैक्स टू जीडीपी रेशियो या डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो के साथ रिलेटेड ही नहीं है देखा जाए तो। मोर ओवर, अगर ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम्स कम हो रही हैं, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का स्कोप ही क्या है? मोर और लेस, कैसी भी हो, दिस इज एन अनरिलेटेड थिंग। इस कई बार यूपीएससी ऐसे अनरिलेटेड चीजें भी डालता है बीच में, तो इसलिए इसका आंसर है 1 ओनली। क्लियर हो गया? चलो, एनी डाउट सो फार? यस। ओके, लिखिए। एक डेवलप्ड कंट्री गोल प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला था पिछले साल के, ये जो 15 अगस्त का फंक्शन होके हटा है, आज रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन जो आया था, तो उसमें क्या बोला देखिए। सो द प्राइम मिनिस्टर इन द इंडिपेंडेंस डे स्पीच 2022, the prime minister in the independence day speech 2022 talked about the developed country goal, developed country goal for India, where he laid out panch pran or pran, that's the better way to say it, panch pran, 5 vows. So these are to be completed by 2047, to be completed by 2047, that is when India completes 100 years of independence. 100 years of independence. क्या वॉज ली गई? पहला, फर्स्ट इज इंडिया टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री इन नेक्स्ट 25 years. इंडिया टू बिकम ए डेवलप्ड कंट्री इन द नेक्स्ट 25 years. नेक्स्ट 25 years 2022 में लिए गए थे, उस हिसाब से आप देख लो, ठीक है। देन रिमेनिंग क्या है? सेकंड, remove any sign of servility, remove any sign of servility, servility, servility means servant kind of things, तो आपको ऐसी फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए, ठीक है। प्राइड इन हेरिटेज, प्राइड इन हेरिटेज। फोर्थ, unity and fulfilling our duties, unity and fulfilling our duties, fulfilling our duties। तो ये 4 ये वाली हैं, सॉरी, यूनिटी इज सेपरेट एंड फिफ्थ इज दिस वन, फुलफिलिंग आवर ड्यूटीज। 5 ये इस तरह से आते हैं ठीक है। सो ये पंच प्राण उन्होंने लिए जीडीपी के कंटेक्स्ट में ही है। तो लेकिन अभी अगर देखा जाए तो इंडिया की स्टैंडिंग कहाँ पे है? लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब जो कुछ फॉर्मूलाज हैं जीवीए जीडीपी वगैरह के साथ रिलेटेड, वो भी याद करा देता हूँ दोबारा से।
तो जीडीपी के साथ रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, दैट इज बेसिकली द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो ग्रॉस से नेट जा रहे हैं हम, तो डेप्रिसिएशन कम करते हैं. डेप्रिसिएशन क्या होता है? कंजम्पशन ऑफ कैपिटल, दैट इज द डेप्रिसिएशन. कंजम्पशन ऑफ कैपिटल, याद है? ओके. देन एक कॉन्सेप्ट होता है जहां पे हम बात करते हैं जीएनपी. so that is GDP plus net factor income from abroad, NFIFA. Net factor income from abroad. तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में क्या क्या आता है? पहले तो ट्रेड बैलेंस आता है. ट्रेड बैलेंस, तो ट्रेड बैलेंस इज बेसिकली एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट रेवेन्यू माइनस इंपोर्ट एक्सपेंडिचर. दूसरा क्या आता है? इंटरेस्ट नेट. इंटरेस्ट नेट मतलब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ देशों को इंटरेस्ट देना हो सकता है और कुछ से लेना हो सकता है, उसका बैलेंस क्या है? ठीक है. तीसरा है रेमिटेंसेस नेट. रेमिटेंसेस नेट, तो इंडिया इज द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस, ऐसा नो, इन द वर्ल्ड. दूसरे नंबर पे चाइना है. तो दैट इज रेमिटेंसेस नेट. जो एनआरआईज जैसे बाहर जाते हैं फिर अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं, या कंपनीज बाहर जाती हैं तो पेरेंट कंपनीज को पैसे भेजते हैं. फोर्थ है फॉरेन एड, दैट्स द फोर्थ कंपोनेंट. और इसमें भी नेट, इंडिया फॉरेन एड दे भी सकता है, नेपाल भूटान ले भी सकता है, यूएसए से कहीं से भी. अब इन सब का जो बैलेंस आता है इंडिया में, वो बेसिकली किस तरह से है? दिस इज हाईली नेगेटिव फॉर इंडिया, दिस इज ऑल्सो हाईली नेगेटिव फॉर इंडिया, दिस इज हाईली पॉजिटिव फॉर इंडिया, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव फॉर इंडिया. वी आर द नेट रिसीवर्स ऑफ फॉरेन एड. इन सबको लेकिन जब ऐड करते हैं तो ये दोनों नेगेटिव ज्यादा हैं. तो नटशेल में इट इज अ नेगेटिव NFIFA. Therefore, rather than adding something to GDP, it gets subtracted from the GDP, and therefore GNP in India is less than the GDP. ठीक है. तो यहाँ पे लिख लीजिए फॉर इंडिया, सारी कंट्रीज के लिए नहीं, अगर क्वेश्चन में इंडिया मेंशन है तभी ऐसा बोलना है. तो इंडिया GNP इज लेस देन GDP बिकॉज NFIFA is negative. We lose money. We don't earn money from abroad. Nutshell में we lose money because of our trade balance being very negative, highly negative. Clear हो गया? चलो जल्दी जल्दी, किसी को कोई डाउट है जल्दी पूछना है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट इज NNP. So it is very simple. GNP minus depreciation is NNP, net national product. But where do we use NNP? So whenever we are to calculate real national income of India, so then we say it is the NNP at factor cost at constant prices. At constant prices. So essentially, जब हम बोलते हैं at factor cost, that means all the factors of production are taken into account. That is land, labor, capital, entrepreneurship, anything else. Constant prices, the prices which are fixed as per the base year, because we need to compare year on year. तो कांस्टेंट प्राइसेस वो होते हैं जो बेस ईयर के हिसाब से फिक्स किए जाते हैं. और बेस ईयर इकोनॉमी का क्या होगा, ये NSO डिसाइड करता है. हर 5 साल बाद 10 साल बाद जब उसको लगे तो बेस ईयर को अपडेट कर सकता है. अभी जो हमारा बेस ईयर है इकोनॉमी का वो 2011-12 है, तो उसी के हिसाब से हम प्राइसेस सेट कर रहे हैं. लेकिन कोशिश करनी थी कि इसको चेंज करना है, तो 2016-17 को एक बेस ईयर के तौर पे कंसिडर किया जा रहा है, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया. ठीक है. सो दे विल इम्प्लीमेंट इट लेटर बट नॉट येट. So this is fixed by NSO, and prices in the base year are used for the comparison purposes. क्योंकि इसी के बेसिस पे हम कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं ग्रोथ का, अगर देखा जाए तो. फॉर एग्जांपल किसी की एज की ग्रोथ देखते हैं तो वी हैव टू सी ना बर्थडे क्या है, फिक्स करना पड़ेगा कहीं, उसी के हिसाब से कंपेयर करेंगे. ऐसी प्राइसेस में भी है कि 2011-12 के प्राइसेस के साथ आज के प्राइसेस कंपेयर करेंगे तब कांस्टेंट प्राइसेस आता है. अदरवाइज समथिंग कॉल्ड करंट प्राइसेस इज यूज्ड, जिसमें अभी जाके मार्केट में क्या चल रहा है प्राइस वो पूछते हैं. तो दैट इज अदरवाइज मार्केट प्राइस और करंट प्राइसेस. ठीक है. तो हमारी जो नेशनल इनकम है उसमें 2 डेटा अभी गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है. एक तो है GDP
at constant market price, और दूसरा प्रोवाइड करता है NNP at factor cost at constant price. ये दो डेटा हमारे प्रोवाइड किए जाते हैं NSO के द्वारा इन दी नेशनल इनकम अकाउंट स्टैटिस्टिक्स. ठीक हो गया. अच्छा, इसके अलावा जो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स है जो चेंज किया गया उसमें दो तीन चीजें और हैं. आपको याद होगा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बेसिक प्राइस, प्राइसिंग को लेके, एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फैक्टर कॉस्ट, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मार्केट प्राइस. ये तीन लेवल्स पे प्राइसेस की वेरिएशन आती है. फैक्टर कॉस्ट वी ट्राई एंड लुक एट द फैक्ट्री लेवल जहां पे चीजें बन रही हैं. बेसिक प्राइस इज समथिंग दैट वी लुक एट द होलसेल first level buyer, and the market price is what we call as the retail. ठीक है. फैक्टर कॉस्ट में हर चीज जो बनाने के लिए खर्च हुई दैट इज एडेड टू द फैक्टर कॉस्ट, प्लस देयर आर प्रोडक्शन टैक्सेस minus there will be production subsidies, and that is something which is going to create the basic price. And to basic price, if you take the product taxes माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर गवर्नमेंट अगर कोई सब्सिडी ऑफर कर रही है तो देन दैट बिकम्स योर मार्केट प्राइस. दैट्स द वेरी सिंपल वे टू लुक एट इट. ओके, और इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं. ठीक हो गया. दिस इज योर चैप्टर ऑन नेशनल इनकम एंड दिस मच यू नीड टू कवर इट अप फ्रॉम द करंट एंड एवरी अदर पर्सपेक्टिव. इसमें दो चार चीजें ऐड होंगी. इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो पहला चैप्टर आता है, चैप्टर 1 फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे, उसमें ये सारे डिटेल्स आते हैं कि अभी जीडीपी कैसा है, आगे कैसा होगा, बट वो प्रोजेक्शंस होते हैं. उसमें से भी जो कोर डिटेल हमें चाहिए वो यही चाहिए होता है कि हाँ अभी कितना रहा. लेकिन एक चीज और बताता हूँ, यूपीएससी कभी नहीं पूछता कि भाई इस साल जीडीपी कितना है. वो इसी तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग समझने की कोशिश करता है कि स्टेडली, क्या आपको लगता है कि स्टेडली बढ़ रहे हैं नहीं. तो दैट्स वेयर द क्वेश्चन विल लाई मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट आस्क कि कितना जीडीपी है एग्जैक्टली. ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो पंजाब सिविल सर्विसेज, हरियाणा ऐसे स्टेट में तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें एग्जैक्टली पूछ लें कि भाई 2022-23 के लिए कितना जीडीपी है. ठीक है. ओके, now there is a comparison figure that is in the terms of gross national incomes per capita, GNI per capita. इसका सिंपल सा मतलब है पर कैपिटा इनकम. ठीक है. उसी को बोलने का थोड़ा टेक्निकल तरीका है GNI पर कैपिटा, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा. ओके, तो इंडिया हमने देखा है कि वी फॉल इन द लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी. दिस इज द कैटेगरीज आर प्रोवाइडेड बाय वर्ल्ड बैंक एज वी नो, एंड दीज आर द कैटेगरीज फॉर 2022. आई विल शेयर दिस इमेज इन योर ग्रुप आल्सो लेटर ऑन. तो इंडिया का अभी जो पर कैपिटा इनकम है डॉलर्स के लेवल पे देखा जाए तो $2170 है. ओके, जो कंट्रीज लो इनकम कैटेगरी में फॉल करती हैं दे आर केपेबल ऑफ गेटिंग लोन फ्रॉम IDA. दिस इज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, दैट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो कि एक तरह से सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करता है. इट्स अ सॉफ्ट लोन विंडो. सॉफ्ट लोन कहने का मतलब है दे आर एट 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट. Their repayment period is 40 years plus 10 years, and you can repay in your domestic currency. सबसे बढ़िया इसका बेनिफिट ये है कि तुम लो डॉलर्स लेकिन पेमेंट आप इसकी डोमेस्टिक करेंसी में कर सकते हो. अब इंडिया ने ये वाला बैरियर बहुत देर से ब्रीच कर दिया, 2011 में ही हो गया था ब्रीच. ठीक है. तो तब से वी आर नॉट नाउ क्वालिफाइड फॉर द IDA लोन्स, वी आर क्वालिफाइड फॉर द IBRD लोन्स, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट काइंड ऑफ लोन्स. ठीक है. सो उसमें इंटरेस्ट भी होता है, रीपेमेंट पेमेंट जो हमें मिलता है वो कम मिलता है, और हमें फॉरेन करेंसी में ही वापस करने, इस वजह से. तो दे आर इन लोअर मिडिल इनकम. अभी चाइना अगर देखा जाए तो दे आर इन द अपर मिडिल इनकम कैटेगरी. द पर कैपिटा इनकम्स इन चाइना आर ऑलमोस्ट 5 times दैट ऑफ इंडिया. ऐसा नो 5 to 6 times के बीच में है कहीं. तो आपको इस तरह की एक स्टेटमेंट पूछी जा सकती है. यूएस के साथ कंपेयर करोगे तो हम कहीं कंपैरिजन में आते ही नहीं है. दे आर 35 times. नॉर्वे इवन मोर, 40 times. So should we go to Norway or US then?
भाई उतना ही वहां पे खर्च भी है, सिर्फ इनकम नहीं देखना, एक्सपेंडिचर भी देखना है। ठीक है ना? सो यू आर इन द हाई इनकम, बट देन if that much is what you are also spending just to make a living in that country, then what's the point? Yes or no? Okay. So this is the situation. आपको इसमें से इंडिया की अभी GNI पर कैपिटा $2170, ये याद रखना है। आप लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में है, ये याद रखना है नेशनल इनकम के एंगल से। क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट है? हेलो हेलो। यस सर। एक इसमें और एस्पेक्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का। सो अगर ह्यूमन डेवलपमेंट देखेंगे तो इंडिया में एक फेयर अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस आ रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, लेकिन जीएनआई पर कैपिटा में उतना प्रोग्रेस नहीं है जितना ह्यूमन डेवलपमेंट के लेवल पे प्रोग्रेस है। जीएनआई पर कैपिटा अगर हम देखें तो चाइना, यूके, यूएस, नॉर्वे, इन कंट्रीज का बहुत अच्छा है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट में हम भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं, उतने पीछे नहीं है एटलीस्ट जितने की जीएनआई पर कैपिटा में पीछे हैं। तो इससे क्या पता लगता है, व्हाट कैन बी डिराइव फ्रॉम दिस, व्हाट स्टेटमेंट कैन बी सेड? एक दो लाइन लिखिए। इन टर्म्स ऑफ जीडीपी इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी। In terms of GDP, India is the 6th largest economy, but in case of per capita income, India is behind even Bangladesh. India is behind even Bangladesh. चाइना की हमसे 5.5 टाइम्स ज्यादा है, यूके की 33 टाइम्स ज्यादा है, अभी हमने देख लिया। ठीक है, आगे लिखिए। almost 10% of Indians have consumption levels above $10 per day, ब्रैकेट में लिखिए, ए बेंचमार्क फॉर ग्लोबल मिडिल क्लास। अगर आपका रोज का कंजम्पशन करीब 800-900 रुपए का है तो फिर आप मिडिल क्लास में फिट हो रहे हैं, अगर ज्यादा है तो फिर अपर मिडिल क्लास, कम है तो लोअर मिडिल क्लास, लाइक दिस। ठीक है, देन नेक्स्ट, इंडियन इकोनॉमी स्टैंड्स एट $3.17 trillion US. Indian economy stands at $3.17 trillion US. 3.17 trillion US, and is the fifth largest in 2022, leaving behind UK. ठीक है, आगे लिखिए। इन PPP terms, that is purchasing power parity terms, India is the third largest economy after China, number 1, US number 2, and then third is India. China, US and India. हाँ जी, क्लियर हो गया? एनी डाउट सो फार? ओके, एक चैप्टर नेशनल इनकम का हमने रिवाइज कर लिया। इसमें जो मेजर कंसर्न्स थे वो यही थे कि यू शुड बी एबल टू नो द डेफिनेशन, बिकॉज ज्यादातर क्वेश्चन आपको जीडीपी की डेफिनेशन पे आएंगे घुमा फिरा के, वो यही पूछने की कोशिश करते हैं मॉनेटरी वैल्यू, तो उसमें कई बार मॉनेटरी वैल्यू की जगह कुछ और डाल देते हैं। ठीक है, सो बी केयरफुल। एंड आफ्टर दैट अब इसमें एक क्वेश्चन जो आ सकते थे, यही स्टेडली एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, या फिर वो ट्रेंड चेक करने की कोशिश करते हैं कि आप उसको ठीक से एनालाइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो।
ओके, नाउ बियॉन्ड दिस जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, जो हमें रिवाइज करना चाहिए, दैट इज योर मॉनेटरी सिस्टम आफ्टर द नेशनल इनकम एंड एवरीथिंग. So let me show you the question answers on monetary system first, and some question answers on the basic concepts and the GDP also, जो इससे पहले आ रखे हैं, तो that will close this chapter also. तो 2011 के prelims का question है, a closed economy is an economy in which, बताइए क्या होना चाहिए, neither exports nor imports takes place. क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब यही है किसी और इकोनॉमी के साथ वो डील नहीं करता. देन 2011 का एक और क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी द विजिट ऑफ फॉरेन नेशनल्स टू विटनेस द 29th कॉमनवेल्थ गेम्स और 19th कॉमनवेल्थ गेम्स इन इंडिया अमाउंटेड टू. कोई फॉरेन नेशनल इंडिया में टूरिज्म के लिए आते हैं तो क्या होता है, उससे इंपोर्ट होता है एक्सपोर्ट होता है? इम्पोर्ट. अरे फॉरेन नेशनल इंडिया में आया, अभी वो डॉलर्स खर्च करके हमारे से कुछ खरीद रहा है, तो क्या होगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा? हेलो, यस सर, कि इंडिया So- में डॉलर आ रहे हैं. यस, सो इंडिया में डॉलर आ रहे हैं ना, बस ऐसे सोचना है, फॉरेन करेंसी. ओके, then every society has to decide on how to use its resources, which statement is not true in this context. Every society has to face scarcity of resources. Scarce resources have competing usages. Society has abundance of resources. कोई भी society के पास abundance तो नहीं है, तो ये not true है. ठीक है. Then who authored the general theory of employment, interest and money? So John Maynard Keynes, हमने इसके बारे में बात किया है. सर Then एक्सपोर्ट. pardon, हाँ जी, any questions? Any questions? Okay. So what is the price elasticity of demand? तो प्राइजेस के बढ़ने से अगर डिमांड पे फर्क ना पड़े तो हम बोलते हैं प्राइस इन इलास्टिक, और अगर पड़े तो बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी है ना. तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड्स. तो यही था, कोई और पढ़ने लायक जरूरत है? अब यहाँ पे इनकम की बात हो रही है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ गुड, percentage change in supply of good divided by percentage change in price of good. So it is related to demand, that's what we know. तो यहाँ पे भी डिमांड की बात की जा रही है, यहाँ पे भी डिमांड की बात की जा रही है. अब पूछ सिर्फ ये रहे हैं कि ऊपर क्या आना चाहिए, तो बताइए. प्राइस इलास्टिसिटी में what is at the upper end? It's the change in price which is at the upper end. What is the change in price of the good divided by the percentage change in the demand of the good? So that is the price elasticity in demand. And what do you mean by the supply of good? So supply of good क्या होता है? Stock available for sale? No. Total stock in the warehouse? No. Actual production of the good, quantity of the good offered for the sale at a particular price per unit of a time. हाँ, ये सप्लाई ऑफ गुड का मतलब होता है कि जो जिसके पास सामान है वो कितने में बेचना चाहता है उस चीज को. Then relation that the law of demand defines is, what is the relationship law of demand के अंदर? बी. प्राइस एंड क्वांटिटी. वेरी गुड. प्राइसेस के हिसाब से क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर क्या चेंज आएगा? What do you mean by a mixed economy? The public and private sector coexist. That is mixed economy. Starting from the time of independence, India followed a planned economy because, Anji, India followed a 5-year plan and required an outlook. Indian Constitution directive principle indicated planned version of India. 5-year plans do not indicate how much of each and every good or service is to be produced. So why did we go for a planned economy? That is the answer question. Reason for having a planned economy. ये तो कोई reason नहीं है ना, तो रीजनिंग देने की कोशिश भी नहीं कर रहा. तो जिसके साथ भी 3 लगा है वो तो हमारी चॉइस है ही नहीं, ये भी नहीं, तो बचा क्या? दिस इट. ठीक है,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंडिकेटेड अ प्लान्ड विजन ऑफ इंडिया, यही लिख सकते हैं आंसर। नेक्स्ट, मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय सोसाइटी इज, हाँ जी, व्हाट इज द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स आती हैं? Scarcity. स्कैरसिटी, दैट्स इट। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ तक ठीक है, समझ आ रहा है सब? Yes, sir. ठीक है, चलिए लेट्स गो टू द सेकंड वन। विजुअल, तो ये क्वेश्चन है Yes, sir. जो नेशनल इनकम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे अलग अलग क्वेश्चन अभी तक आए हैं। So let's have a look at that also. This is the coverage is from year 2000 to 2019. Okay. So the most appropriate measure of economic growth is GDP, NDP, NNP या real per capita income. Most appropriate is, बताइए, NNP। कारण पहली बात तो इसमें से जो डेप्रिसिएशन करने की जरूरत थी वो डेप्रिसिएशन कर ली। दूसरी बात, इसमें जो NFIFA है उसकी भी कंसिडरेशन है जो कि नेगेटिव है, तो अननेसेसरली ब्लोटेड नहीं नजर आएगा। और इसी वजह से हमारी जो नेशनल इनकम एक्सप्रेस की जाती है वो एनएनपी के फॉर्मेट में करते हैं। पार्डन, क्लियरली बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? ओके, तो हमने ये पढ़ा ना, जीडीपी में से एक तो डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है तो फिर एनडीपी आता है, इसमें अब एनएफआईएफए प्लस करना होता है जो कि इंडिया में एक्चुअली माइनस है एनी केस, तो फिर आपके पास एनएनपी आता है। तो ये हमारे लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट मेजर है क्योंकि ये दोनों चीजें एक्चुअल में इकोनॉमी के साथ होनी ही है, तो क्यों ना इनको भी कंसिडरेशन में लिया जाए इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते टाइम। तो इसलिए एनएनपी इज अ बेटर मेजर। क्या एनएनपी से भी कोई बेटर मेजर है? इज देयर एनी अदर मेजर विच इज बेटर? अगर मैं यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडेड लिख देता या नेट वैल्यू एडेड लिख देता तो क्या वो बेटर होता? क्योंकि अभी भी इसमें जो एक चीज एक्स्ट्रा है दैट इज द टैक्सेस एनएनपी के अंदर। तो अगर मैं एनएनपी कैलकुलेट करूं और एक साइड पे एनबीए कैलकुलेट करूं तो वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन यूपीएससी इसमें कंपैरिजन में नहीं डालता हमें, उसने बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा है। देन growth rate of per capita income at current prices is higher than that at per capita income at constant prices because the latter takes into account the rate of inflation basically। current prices में अभी महंगाई की भी कैलकुलेशन हो जाएगी ना, constant prices में महंगाई कैलकुलेट नहीं होगी, so increase in price levels, that's what is taken into account। then term national income represents, ये कौन बताएगा आंसर इसका? सुमेधा, आंसर बताओ। the term national income represents, meanwhile अनामिका कैलकुलेट करते रहो। quick, अरे जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनएनपी हो तो गया, कहां जा रहे हो इसके आगे? हेलो हेलो सुमेधा, इज योर माइक फंक्शनल? अनामिका, यस सर। जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन एनएनपी हो गया, खत्म, दिस इज नेशनल इनकम। आगे क्यों जाना है? यस सर। ठीक है, तो दैट्स इट, बस इधर ही आंसर है। देन which one of the following is the correct sequence in decreasing order of contribution of different sectors to the GDP of India? Let's do question। डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, बस ये ध्यान रखना। तो सर्विसेज सबसे ज्यादा, फिर इंडस्ट्री है, फिर एग्रीकल्चर। ओके, देन
With reference to India's economy, consider the following statements. GDP has increased 4 times in the last 10 years. मजे ही ना आ जाए फिर तो. The percentage share of the public sector in GDP has declined in the last 10 years. हाँ ठीक है, privatization के चलते ये decline हुआ है, so that's agreeable. Then, in context of Indian economy, consider the following pairs. So, meltdown means, meltdown का मतलब होता है किसी भी चीज commodity के prices कम हो जाना. So, fall in stock prices. This is perfectly matched. Okay. Then, recession. Recession is essentially fall in GDP growth rate. Slowdown is fall in growth rate. Recession का मतलब होता है GDP 0 एक चल रही है पॉजिटिव में, ये 0 और ये नेगेटिव. This is considered as a recession. अगर GDP नेगेटिव में चला जाए तो. अगर ग्रोथ रेट फर्ज कीजिए पहले 10% ग्रोथ रेट चल रहा था, अब उससे कम होके 5% ग्रोथ रेट आ गया, लेकिन है तो पॉजिटिव में. That is called as a slowdown in economic growth rate. ठीक है? Hello. And Yes, if this recession goes on for about 6 months, then it is called a depression. Economic depression. 2 क्वार्टर सर्वाइव कर जाए तो. अगर ये 1 साल से बढ़ जाए, 12 month plus, जैसे 18 months का ग्रेट डिप्रेशन था, इट्स कॉल्ड अ ग्रेट डिप्रेशन. इसके पीछे सिंपल सा एक ही कारण है, डिमांड रिवाइव नहीं हो पा रही इकोनॉमी में. तो अगर डिमांड रिवाइव करेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा. ओके, सो इसलिए इसका आंसर था 1 ओनली. चलिए, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड. यस सर, अभी जो रिसेशन की बात कर रहे हैं वो रिसेशन आ गया है या अभी आना है ग्लोबली? प्रोजेक्ट किया जा रहा है. ओके सर. अभी आया नहीं है. उसके आने के लिए कारण ऑलरेडी हैं, एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जब ऐसा बोलते हैं ना इकोनॉमिस्ट कि भाई रिसेशन आने वाला है, एवरीबडी बिकम्स वेरी ऑफ द फैक्ट एंड दे ट्राई नॉट टू हैव अ रिसेशन. जब इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि भाई अब तो मजे लगने वाले हैं, 10% ग्रोथ रेट होने वाला, ब्ला 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 ब्ला, तब रिसेशन आता है. So generally, it is the false cry that happens in economics because economists are born optimists. Okay, so that's how they behave. Okay, the national income of a country for a given period is equal to, कौन बताएगा? मान्या? Easy question. श्रुति? अरे क्या हुआ? साहिल? सर बी ऑप्शन. B नहीं है. साहिल? सर डी. B, monetary value of all the final goods and services produced within a country within a year. सीधा तो पड़ा है. Okay. With reference to Indian economy, consider the following statements. The rate of growth of real GDP, ये तो वही है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस कर ही लिया, तो दोनों ही स्टडी नहीं है, इसलिए नाइदर था. ओके, इन्फ्लेशन वाला भी हमने देख लिया. चलिए, with reference to inflation in India, which of the following statement is correct? तो controlling inflation is the responsibility of government of India only. मैंने कहा था ना, जहां पे ये वर्ड्स आए only, if, sweeping statements हों, तो वो गलत होती हैं. तो आरबीआई भी तो करता है ना भाई. आरबीआई हैज नो रोल टू प्ले. और कौन करता है कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन? सारी मॉनेटरी पॉलिसी तो यही बना रहा है. डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन. हाँ ये ठीक, मनी सप्लाई कम करना पड़ेगा, फिर इन्फ्लेशन कम हो जाएगी. Then, despite being a high saving economy, capital formation may not result in significant increase in output due to, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, growth rate is equal to rate of capital formation divided by ICOR. लिख लो अपने पास. Growth rate of an economy is equal to rate of capital formation divided by ICOR. Rate of capital formation is basically the investment happening in the economy. ICOR is the incremental capital output ratio, which basically talks about the efficiency with which you will utilize the investment. Yes or no?
low. And if the ICOR is low, that is good for the economy, means आप efficiently use कर रहे हो पैसा जो भी economy के अंदर है. So this is the efficiency determinant. This is the investment determinant. अभी इंडिया का ICOR 4% के आसपास है, 4 है. परसेंटेज नहीं लिखना, सिर्फ 4 है. ROCF is about, you can say, 27-28. क्यों ऐसा बोल सकता हूं मैं? क्योंकि ग्रोथ रेट हमारा 7% के आसपास, इसलिए 7 into 4 is 28 ना. ठीक है, समझ आया? ICOR याद है सबको? क्या होता था ICOR? कैपिटल डिवाइडेड बाय आउटपुट. दिस इज कैपिटल आउटपुट रेशियो. इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो का कहने का मतलब क्या होता है? एक एक्स्ट्रा आउटपुट जनरेट करने के लिए मुझे कितना एक्स्ट्रा कैपिटल खर्च करना पड़ेगा. दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ICOR. अगर कम कैपिटल खर्च करके एक एक्स्ट्रा आउटपुट बन जाए तो इकोनॉमी एफिशिएंट है. अगर ज्यादा कैपिटल खर्च करके बने तो इनएफिशिएंट है. क्लियर हुआ? सो इफ ICOR इज लो, इकोनॉमी इज हाईली एफिशिएंट. हेलो. Is it good? Understood? अरे कोई बोलो यार कुछ. क्या हुआ? Sumedha? Yes. Understood? Okay, fine. So now come to this question. It says saving अच्छी खासी है, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, पर फिर भी ग्रोथ रेट सिग्निफिकेंट नहीं आएगा. उसका क्या कारण हो सकता है? हाई कैपिटल आउटपुट रेशो. ये लो होना चाहिए था ग्रोथ रेट के लिए, बट ये हाई होने की वजह से ऐसा हो रहा है. अंडरस्टूड? हेलो. अरे क्विक नहीं हो यार, जल्दी पार्टिसिपेट करो. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then सर ग्रोथ रेट के फॉर्मूले में माइनस पॉपुलेशन भी तो आता है, जो पीछे वाले फॉर्मूला आपने दिया था. माइनस पॉपुलेशन कहाँ आता है भाई? सर सोलो मॉडल का वो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा. नहीं, मैं तो सिर्फ सिंपल चल रहा हूँ. ग्रोथ रेट इज ROCF by ICOR. I can put it proportional. Now is it okay? सर अगर पॉपुलेशन होता, सिर्फ हाई पॉपुलेशन होता, डेंसिटी नहीं होता. हाई पॉपुलेशन डेंसिटी या हाई पॉपुलेशन से ग्रोथ रेट नहीं होता. डेमोग्राफिक डिविडेंड भी होना चाहिए. दैट इज द कोर एस्पेक्ट. ठीक है. वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी तो ग्रोथ रेट कर सकता है. हाँ जी. लिटरेसी इज बेसिकली जज्ड, आपके पीछे टीवी चल रहा है. Literacy is basically adjusted on the basis of education which you are receiving, certificate based. तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो भी तो राजा महाराजा थे ना, है ना? Yes, तो yes, sir. इलिटरेसी से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे ग्रोथ रेट पे. लोगों के पास कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट, कंज्यूम एंड एक्सचेंज वो होनी चाहिए. ओके. Purchasing power parity. So PPP exchange rates are calculated by the prices of same basket of goods and services in different countries. ठीक है. In terms of PPP dollars, India is the third largest economy in the world. 2019 का UPSC का क्वेश्चन है. ठीक है, तो आंसर क्या बना? बस. Then boom किसको बोलते हैं? So business activity at high level with increasing incomes, outputs, employment at macro level. So this is boom. Recession, gradual fall of income, output, employment in the business activity in a low gear. Depression, unprecedented levels of underemployment, unemployment, drastic fall in income and output and employment. Then recovery, steady rise in general incomes, growth, output and employment. So ये सारा well matched है. ABCD. This came in year 2000. Let's do question. Then Indian Human Development Report does not give for each sample village which of the following? Education, health और unemployment. ये तो तीनों के तीनों आते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें 3 क्राइटेरिया है. एक तो है पर कैपिटा इनकम, एक एजुकेशनल अचीवमेंट के ऊपर बात करता है, एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर बात करता है. तीनों में से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनती है. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हेल्थ से रिलेटेड है, अनएम्प्लॉयमेंट
पर कैपिटा इनकम से रिलेटेड है और एजुकेशनल अचीवमेंट से रिलेटेड है, तो ये नहीं देते, तो आंसर आपका ये आएगा। ओके, देन consider the following. Infant mortality rate takes into the account the death of infant within a month after the birth. So is it month or year? Hello. IMR में is it a month or an year? It's an year. IMR is the number of infant deaths in a particular year per 100 live births होती है, 1000 होती है? तो 1000 live births during that year. तो दोनों गलत है. Then India is regarded as a country with a demographic dividend. This is due to high population in the age below 15 years. No. Yes. This is the working age group. उसमें ज्यादा पॉपुलेशन होने से डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात होती है, 15 to 64 years. Then which of the following can aid in furthering the government's objective of inclusive growth? Promoting self-help groups. हाँ, इससे हो सकती है इंक्लूसिव ग्रोथ. क्यों? क्योंकि एक दूसरे को सस्ते ब्याज पे लोन दे सकते हैं और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ में एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं. प्रमोटिंग MSMEs, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. हाँ, इससे भी इंक्लूसिव ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं खोल सकते, एटलीस्ट छोटी तो खोल सकते हैं. इम्प्लीमेंटिंग राइट टू एजुकेशन, पढ़े लिखे होने से भी इंक्लूसिव ग्रोथ तो हो गई, तो तीनों ठीक. Karl Marx explained the process of class struggle with the help of which one of the following theories? Dialectical materialism, भौतिक द्वंद्ववाद. Every superstructure has an economic substructure, and within that economic substructure there is a bourgeois and the proletariat. That means the haves and the have-nots, in which the bourgeois would always want the proletariat to remain the have-nots. Yes, for that matter, the state, the market, and the various institutions are the vanguard of bourgeois to protect their wealth. This was the reactionary theory of socialism given by Karl Marx and Friedrich Engels against capitalism. I hope सबको याद होगा. Then, Aam Aadmi Bima Yojana consists the following statements. The members insured under the scheme must be the head of the family or earning member of the family in rural landless household. क्या बिना हेड ऑफ द फैमिली किसी को इंश्योरेंस नहीं मिल सकता? मिल सकता है ना, लॉजिकली नहीं है. चाहे मैंने नहीं पढ़ी आम आदमी बीमा योजना. The member insured must be in the age group of 30 to 65. हाँ, लॉजिकल है. There is a provision for free scholarship for up to 2 children insured who are studying between the classes 9 to 12. मेरे पास ना यूपीएससी ने मुझे टेंशन एक्चुअली दी नहीं है इसमें. जैसे ही मैंने 1 रूल आउट कर दिया कि ये आंसर में नहीं होना चाहिए, तो मेरे पास आंसर में आया क्या? 2 and 3. क्योंकि यूपीएससी रियलाइजेस कि आप सारी स्कीम्स के सारे एस्पेक्ट्स नहीं पढ़ सकते, ये बिल्कुल क्लियर है. किसी को ऐसा विश्वास तो नहीं है ना कि गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स के उनको सारे एस्पेक्ट्स याद हो जाएंगे? हेलो. तो हाँ, मुझे पता है नहीं. तो इस वजह से आपने वो स्टेटमेंट ढूंढने हैं जो कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट है. पहली कोशिश ये होनी चाहिए जब ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए स्कीम के ऊपर, कि विच वन इज द कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट, जिसको रूल आउट करके क्या मेरा आंसर आता है क्या. तो यही कोशिश होनी चाहिए. अब यहाँ पे या तो मैं 2 को रूल आउट करूं या 1 को रूल आउट करूं. 2 परफेक्टली वैलिड स्टेटमेंट है, इस वजह से मेरा आंसर ये बनता है, और 1 वैलिड नहीं है. 3 के बारे में मुझे नहीं भी पता तो चल जाएगा. नेक्स्ट देखो. Consider the following specific stages of demographic transition associated with the economic development. So low birth rate and low death rate. ये तो लास्ट में आना चाहिए. इनको मैंने सक्सेसिव स्टेजेस में बताना है. हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट ये फर्स्ट में आना चाहिए, है ना. एंड इन बिटवीन ये आएगा हाई बर्थ रेट विद लो डेथ रेट. तो दिस शुड बी इन 2. सो इट शुड बी लाइक दिस. क्या बनी सीक्वेंस? 2 सबसे पहले, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 1. 3 is the answer. To obtain full benefits of demographic dividend, what should India do? And Namika? Sir, A, skill development.
Very easy. Economic growth in country X will necessarily have to occur if, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे फॉर्मूला दोबारा से, ग्रोथ रेट इज इक्वल टू ROCF डिवाइडेड बाय ICOR. इकोनॉमिक ग्रोथ होके रहेगा इकोनॉमिक ग्रोथ अगर see if there is capital formation, growth rate will happen. ठीक है, पॉपुलेशन से कुछ लेना देना नहीं है, जरूरी नहीं, बर्डन भी हो सकता है पॉपुलेशन. टेक्निकल प्रोग्रेस से कुछ फर्क नहीं पड़ता. नॉर्थ कोरिया भी बहुत टेक्निकल प्रोग्रेस कर रहा है, अफगानिस्तान में भी हो रही है, उन्होंने भी लेटली सुपर कार बनाया एक. वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रोज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी. तो वर्ल्ड इकोनॉमी से एक पर्टिकुलर कंट्री का फायदा होगा या नहीं हम क्लियरली नहीं कह सकते. तो सीधा सा ही आंसर भी यही आता है अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी पता तो. If the interest rate is decreased in an economy, what will happen? इंटरेस्ट रेट और लेंडिंग रेट दो अलग अलग चीजें हैं. इंटरेस्ट रेट सेविंग्स को इफेक्ट करता है और लेंडिंग रेट बोरोइंग को इफेक्ट करता है. ये बिल्कुल क्लियरली अपने दिमाग में होना चाहिए, फिर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो. आप पढ़ो, बताओ. इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज्ड, तो बैंक में पैसे रख के कोई फायदा नहीं. तो फिर बंदा क्या करेगा? इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी. ठीक है. Increase in absolute and per capita real GNP do not connote a higher level of economic development if poverty and unemployment increase. ये तो पहले डिस्कस कर चुके हैं हम. Consider the following statements. Human capital formation as a concept is better explained in terms of a process which enables human capital formation. किस basis पे हो सकती है इनमें से? Individuals of a country to accumulate more capital. नहीं. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नॉलेज के बेसिस पे, स्किल्स के बेसिस पे, कैपेसिटीज के बेसिस पे बढ़ती है. दैट इज द सेकंड वन. एक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ. टेंजिबल वेल्थ तो फिर कोई कैपिटल और टेंजिबल वेल्थ में तो कोई फर्क ही नहीं है, तो ये भी गलत है. एक्यूमुलेशन ऑफ इनटेंजिबल वेल्थ, हाँ ये ठीक है. तो इसलिए आंसर क्या आता है? 2 and 4. दैट्स इट. So these questions now basically dealt with growth and development and national income. दो चैप्टर्स के क्वेश्चंस हमने देख लिए, डिस्कस कर लिए. अभी तक कैसा लग रहा है? एम्पावरिंग, डिसएम्पावरिंग? हेलो. मिक्स्ड. एम्पावरिंग सर. मिक्स्ड, अभी भी मिक्स्ड. ओके, फिर थोड़ा पढ़ने की जरूरत है. अपने नोट्स निकाल के पढ़ो. मतलब लाइन टू लाइन बोल के समझना, उससे बेटर था क्वेश्चन सॉल्व करना साथ साथ. हाँ, क्वेश्चन भी साथ में सॉल्व करेंगे, इकोनॉमी तभी समझ आएगी बिकॉज ये मैथ्स जैसी है. ओके, चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है दैट इज मॉनेटरी सिस्टम, उसके ऊपर चलते हैं. रेडी? शुरू करें. हाँ, बाय द वे मैंने आपको स्कीम्स और 2 minutes break. नहीं कोई ब्रेक नहीं है, 1 बजे मैं खत्म कर दूंगा. Okay sir. मुझे नहीं चाहिए तो तुम तो सुनने वालों में से हो. ओके. अच्छा, तो जो मैंने आपको रिपोर्ट्स और स्कीम्स का डेटा दिया है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता दूं. रिपोर्ट्स और स्कीम्स क्या मुझे पढ़ के सुनाने की जरूरत है आपको? क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? आपने देख ली होंगी. No sir, it is not required. इट इज नॉट रिक्वायर्ड एंड शुड नॉट बी डन. क्यों? क्योंकि वो आपको रट्टा मारना है. मैंने उसमें किया क्या है डॉक्यूमेंट्स में, ये थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर. ठीक है. सो जो तो रिपोर्ट्स हैं दे आर फ्रॉम सितंबर टिल जनवरी. डेट्स के हिसाब से, करंट अफेयर के हिसाब से मैंने सेग्रेगेट की हैं. और उन रिपोर्ट्स के अंदर ना हमारा कंसर्न बस इतना ही होना चाहिए कि हमें पहले तो ये पता हो कि वो रिपोर्ट किसने बनाई. और कुछ रिपोर्ट्स में डिटेल्स मैंने दी हैं, बट वो डिटेल्स मेंस के लिए चाहिए, प्रीलिम्स के लिए नहीं चाहिए. ये एक ही डॉक्यूमेंट रहेगा आपका जो मेंस में भी काम आएगा. रिपोर्ट के अंदर आपने जो दूसरी चीज प्रीलिम्स के लिए पढ़नी है दैट इज द पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे वो रिपोर्ट बनाई गई. जैसे अभी आपने देखा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के उन्होंने पैरामीटर्स के बेसिस पे क्वेश्चन बनाया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड. ऐसे पिछली बार भी था एक क्वेश्चन. तो आपने सिर्फ 2 चीजें करनी है. इंडिया का रैंक किसी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन मत लो, याद भी नहीं रहेंगे कभी.
क्योंकि इतनी रिपोर्ट में इंडिया के अलग अलग रैंक आए। जस्ट डू वन थिंग, किसने रिपोर्ट बनाया, दिस इज वन। वो ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो एक एनजीओ है, क्या वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक ये देखना है। और तीसरा देखना है कि इसके पैरामीटर्स क्या हैं जिसके बेसिस पे रिपोर्ट बनाएगा। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना रिपोर्ट्स में। ज्यादातर रिपोर्ट्स में मैंने यही 2-3 चीजें डाली हैं। देन एज फार एज द गवर्नमेंट स्कीम्स आर कंसर्न, मेरा एक स्टूडेंट है जो बेसिकली यहाँ पे काम कर रहा था विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, सो दे हैव मेड अ गुड लिस्ट, ये करंट अफेयर के हिसाब से। तो गोइंग फ्रॉम 21 जनवरी 2023, सो जो भी न्यूज में करंट अफेयर है उसके हिसाब से ही स्कीम की डिटेल, और हमें पढ़नी भी वही गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो न्यूज में, तो दैट वे इट इज गुड फॉर यू। मोर ओवर ये एक्स्ट्रा करंट अफेयर भी साथ में है, मैं आपको दिखाई देता हूँ जरा। Here it is. जैसे ABCD कैंपेन, so Wayanad becomes country's first district to provide the documents to all tribal people. So Wayanad becomes the first, ये ABCD कैंपेन क्या है अब देखिए, जैसे था न्यूज में वैसे ही है। ओके, सो इट इज अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन, ABCD कैंपेन। इस तरह से ही सीधा सीधा आएगा न्यूज में क्या चल रहा है और उसके बेसिस पे क्या आना चाहिए आगे। Then government to combine CGHS with Ayushman Bharat. Okay, so this was the news 21st January 2023. So National Health Authority is in process of integrating the central government health scheme with Ayushman Bharat Digital Mission. अब CGHS क्या है और आयुष्मान भारत मिशन क्या है, दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन है। तो ये आपके लिए मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यू आर कवरिंग विच इज एग्जैक्टली रिक्वायर्ड ऑफ यू। ठीक है, सो प्राइम मिनिस्टर लॉन्चेस एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, जैसे पहले डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम तो चल ही रहा था, अभी ब्लॉक प्रोग्राम चल रहा है, एम्ड एट स्परिंग डेवलपमेंट पैरामीटर्स। सो बेसिकली एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में भी यही करते थे। ठीक है, और इसमें जो एम्बेडेड लिंक्स हैं ये सीधा आपको फोरम IAS की वेबसाइट पे ले जाएंगे, ये उन्होंने प्रोड्यूस किया हुआ डॉक्यूमेंट है। बेसिकली ये स्कीम्स और इस तरह से सारा जो डॉक्यूमेंट है वहीं से PDF निकाला है। अच्छा काम किया हुआ है, इसलिए हम यूज करेंगे इसको। यू नो माई पॉलिसी की अगर किसी भी इंस्टीट्यूट ने अच्छा काम किया तो वी कैन वेरी वेल यूज इट, कोई टेंशन नहीं है यूज करने में। ठीक है, हेलो हेलो, एग्रीड? यस सर। अब इसको बैठ के अपनी पेस पे पढ़ना है और ऑब्जॉर्व करना है शांति से। इट इज लाइक योर करंट अफेयर्स ओनली, सो देयर इज नथिंग दैट आई शुड रीड आउट टू यू। हाँ, जहां जो जरूरत होगी मैं साथ साथ में इंटीग्रेट करता जाऊंगा, जैसे हम आज कर रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हो अभी तक हमने इतने सारे कर लिए, स्कीम्स पे क्वेश्चन आते कैसे हैं कि अभी लेटली क्या चल रहा है, गवर्नमेंट उसको लेके क्या कर रही है। दैट इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट दे विल आस्क इफ दे आर आस्किंग। इवन ये जो आप पढ़ोगे ये आपके मेंस में भी इसी तरह से काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये मान के चलो कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी इकट्ठी हो रही है जब ये पढ़ रहे हो तो डॉक्यूमेंट। नाउ कमिंग टू मॉनेटरी सिस्टम। अब मॉनेटरी सिस्टम में बेसिक्स पे देखिए, सो मनी एंड टाइप्स ऑफ मनी, ये प्रीलिम्स में इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है, बेसिक्स एक बार पढ़ लिया बहुत है। एक्सचेंज रेट को लेके क्लैरिटी होनी चाहिए। देयर आर टू काइंड्स, फर्स्ट इज बायलैटरल, द सेकंड इज मल्टीलैटरल। बायलैटरल एक्सचेंज रेट कहने का मतलब होता है वन करेंसी वर्सेस द अदर, फॉर एग्जांपल डॉलर वर्सेस रुपी। मल्टीलैटरल देखने का मतलब होता है कि मैं रुपी की वैल्यू देखना चाहता हूं लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ऑल द करेंसीज विद विच आई एम इन ट्रेड। तो मल्टीलैटरल एक्सचेंज रेट देखने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, नेशनल नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ये दो फॉर्मेट्स होते हैं। बेसिकली इट इज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। उसमें करते क्या है, अगर आपको याद हो तो लेट्स से द रुपी करेंसी इज बीइंग प्रेजेंटली ट्रेडेड विद डॉलर, it is being presently traded with Australian dollar, it is being presently traded with Canadian dollars, it is being presently traded with n number of other currencies. हमारा 10% ट्रेड लेट से अमेरिका के साथ है, 15% ऑस्ट्रेलिया के साथ है, 10% कनाडा के साथ है, इस तरह से हमारा अलग अलग ट्रेड होगा। अब लेट्स से here when we are converting $1 is equal to 82 rupees. Okay, here when we are converting it is equal to 50 rupees.
here when we are converting it is let's say 60 rupees. मुझे नहीं पता exactly क्या चल रहा है, but I'm just trying to make you understand the concept. तो इसमें हम करते क्या है, we take the adjusted weighted average, इस तरह से लेते हैं. एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, कितने परसेंट ट्रेड है. तो जैसे ये 82 है ना, तो विल टेक 8.2, 10% ले लिया इसका, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड सिर्फ 10% है. ये 15% है, तो व्हाट इज 15% ऑफ 50? एनीबॉडी? श्रुति करेगी फटाफट. अरे व्हाट इज 15% ऑफ 50? 7.5. 7.5. ठीक है. देन व्हाट इज 10% हियर? तो 6. तो इस तरह से सारे जितने भी इकोनॉमीज के साथ हमारा ट्रेड है वो हम ऐड करते रहेंगे परसेंटेज वाइज. फिर जितनी नंबर ऑफ इकोनॉमीज हैं उनसे डिवाइड कर देंगे. दैट विल बी द वेटेड एवरेज ऑफ आवर करेंसी in terms of trade that we are having in those particular currencies. This is called as effective exchange rate. अगर ये एवरेज मैं एक बेस ईयर के हिसाब से ले रहा हूं, कांस्टेंट प्राइसेस के हिसाब से ले रहा हूं, तो फिर होगा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट. अगर मैं करंट प्राइसेस के हिसाब से ले रहा हूं, जो अभी चल रहे हैं करेंसी के प्राइसेस, तब वो हो जाएगा नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट. क्लियर हो गया? हेलो हेलो, आगे लिखा है इसमें डॉक्यूमेंट में. देन इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यही एक एस्पेक्ट है. परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट में हमने पढ़ लिया कि एक बास्केट ऑफ गुड्स फिक्स कर लेते हैं हम, और उस बास्केट ऑफ गुड्स को देखते हैं कि अलग अलग कंट्रीज में कितने यूनिट ऑफ करेंसी खर्च करके वो बास्केट ऑफ गुड्स को खरीदा जा सकता है. यहाँ पे एक करेंसी को दूसरे में कन्वर्ट नहीं करते. यूएस के अंदर कितने डॉलर्स में, इंडिया में कितने रुपीज में, चाइना में कितने युआन या रेनमिनबी के अंदर, तो इस तरह से देखते हैं. ठीक है. तो इसके हिसाब से हम बेसिकली ये भी जज कर पाते हैं कि ये वाली बास्केट ऑफ गुड्स हमारे यहाँ पे सप्लाई कैसे है, सप्लाई एस्पेक्ट में कैसे है. इन्फ्लेशन के बारे में भी जानकारी मिलती है. तो ये परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी. फिर मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई हैं, इनको प्रीलिम्स के लिए एज इट इज याद रखना पड़ता है. ये मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा जरूरत अब नहीं पड़ेगी. एनी केस हमने क्लास में डिस्कस कर ही लिया था. ये एक्सचेंज रेट रिजीम इंडिया में कैसे इवॉल्व किया. अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि नाउ वी हैव मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. सो एवरीथिंग इज डिटरमिन्ड बाय मार्केट. आरबीआई डज नॉट डू एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू करेंसी. मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में आपने ये याद रखना है कि अभी ये M0, M1, M2, M3, M4 चल रहा है. इसमें कंपोनेंट्स ऑफ M0 क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ M1 क्या होते हैं, क्या इंक्लूड करते हैं, क्या एक्सक्लूड, ये रट्टा मारना है. यू हैव टू क्रैम इट. देयर इज नो अदर वे अराउंड. प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन M1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन M0. नीचे ऐसे ही आपको आएगा, एज इट इज आंसर देना पड़ेगा, नो चॉइस. ठीक है. फिर इसमें लिक्विडिटी का एंगल देखना है तो M1 हैज द हाईएस्ट लिक्विडिटी. व्हाई? बिकॉज इट इंक्लूड्स करेंसी विद द पब्लिक. सो प्रोपोर्शनली लिक्विडिटी इसमें ज्यादा है, बाकियों में फिर कम होती जाती है M1 से लेके M4 तक. एंड नैरो ब्रॉड का कॉन्सेप्ट ये है कि कितना पैसा तुम एट ए टाइम देख रहे हो. इज इट नैरो, लिटिल अमाउंट ऑफ मनी, और ब्रॉड, मोर मनी. या सो एज यू गो फ्रॉम M1 to M4 यू आर लुकिंग एट ब्रॉड मनी. M1 इज नैरो. देन मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी मेंस के लिए है, प्रीलिम्स में नहीं चाहिए. Then inflation, too much money chasing too few things is inflation. So other way around to look at it is the general increase in price levels in the economy. So that is inflation. ठीक है. होगा कब? जब मनी सप्लाई बढ़ जाएगा लेकिन उतने लेवल पे गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बढ़ रहे, या जीडीपी ग्रोथ उतना नहीं हो रहा. मनी सप्लाई एक्सीड्स द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और मनी सप्लाई इज मोर देन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ऐसे लिख लो. तो इसका मतलब यही है कि जीडीपी ग्रोथ कितना हो रहा है, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ किसको वर्कआउट कर रहा है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को ही. सेम थिंग. So that's the technical definition of looking at things. Now every time you need to control inflation, either you can look at the demand side. Money supply basically signifies the demand side of the economy, or you have to look at the supply side, that is trying to spur economic growth. तो डिमांड साइड मेजर्स जो हैं वो
कंज्यूमर सेंटिमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ को हर्ट करेंगे। सप्लाई साइड मेजर जब मैं इसको बढ़ाने की कोशिश करूंगा तो वो पूरी इकोनॉमी को ऊपर लेके जाएंगे। कंसर्न मेरा सिर्फ इतना होता है कि इन्फ्लेशन एक सर्टन रेंज के अंदर रहे। इंडिया के लिए वो रेंज 4% ±2% तय की गई है, और इस रेंज में इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो, इस चीज को गारंटी करना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जिम्मेदारी है ऑफ आरबीआई। यस, ओके। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, ये अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, गैलपिंग इन्फ्लेशन। सो दीज आर ऑल इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको सेट करने पड़ सकते हैं। सो दे आर इन दिस ऑर्डर ओनली। क्रीपिंग is less than walking, is less than running, is less than galloping. Galloping के बाद हाइपर इन्फ्लेशन भी बोल सकते हैं, just like this. एक दो टर्म्स इसके साथ और एसोसिएटेड है, यहाँ पे नहीं है, so it's called stagflation. Stagflation is when economic growth is slow, और स्लो डाउन है या रिसेशन है या नेगेटिव है, is negative. Unemployment is high and inflation is high. जब ये तीनों चीजें इकट्ठी हो जाती हैं तब स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, स्टैग्नेंट इन्फ्लेशन। ठीक है, एक चीज होती है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन होता है डिक्रीज इन प्राइस लेवल्स, वेरी सिंपल, उल्टा, डिक्रीज इन प्राइस लेवल्स। कई बार ये प्राइसेस बहुत ज्यादा नीचे गिर जाते हैं, मार्केट में कोई चीजें फिर सप्लाई करने को तैयार नहीं है, तो फिर एक चीज आती है रिफ्लेशन। तो गवर्नमेंट कोशिश करती है प्राइसेस थोड़े से बढ़े, डिमांड पिकअप करे, तो दैट इज इंक्रीज इन प्राइस लेवल अगेन आफ्टर डिफ्लेशन। ओके, क्लियर है? एक होता है डिसइंफ्लेशन, इसको क्या बोलते हैं? डिसइंफ्लेशन के अंदर लेट्स से पहले इन्फ्लेशन था 6%, अब 6% से 4% हो गया, 4 से 2 हो गया, अब टिल जब तक ये नेगेटिव नहीं चला जाता तब तक हम डिफ्लेशन नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? डिसइंफ्लेशन। इन्फ्लेशन कम हुई है, तो डिक्रीज इन इन्फ्लेशन इज कॉल्ड डिसइंफ्लेशन। इट इज नॉट द डिक्रीज इन प्राइसेस, it is the decrease in inflation. Be very careful. अगर लिखा होगा decrease in prices, that is deflation. अगर लिखा होगा decrease in inflation, that is disinflation. लिख लिया अपने पास? क्लियर है? नहीं लिखा तो लिखो। disinflation is decrease in inflation, मतलब 6 से 4 से 2 ऐसे हो जाए, नेगेटिव में नहीं जाना है, 0 से ऊपर ऊपर ही रहेगी। डिफ्लेशन इज डिक्रीज इन प्राइस लेवल्स, तो उसमें इन्फ्लेशन नेगेटिव हो जाता है। ठीक है? रिफ्लेशन इज इंक्रीज इन प्राइस लेवल्स आफ्टर डिफ्लेशन, एक बार नीचे जाने के बाद फिर ऊपर आए। सो फार सो गुड? हेलो हेलो, सर। ओके। नाउ डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का कंसर्न क्या है? डिमांड बढ़नी चाहिए। डिमांड के एजेंट्स कौन कौन से हैं? C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M। तो अगर कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगी बिकॉज ऑफ मे बी इंक्रीज इन पॉपुलेशन और एनीथिंग, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो सकता है। गवर्नमेंट डिमांड बढ़ेगी बिकॉज ऑफ लेट्स से डिफ्लेशनरी बजट और व्हाटएवर काइंड ऑफ हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, फिस्कल डेफिसिट, तब भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो सकता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंटरनली या एक्सटर्नली, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है ना, तो वो बढ़ेगी तब भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो सकता है, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी। क्योंकि हमने एक सिंपल रिलेशन पढ़ा है, प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिमांड ओवर सप्लाई। एंड अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या है? हमारी इकोनॉमी से वर्ल्ड इकोनॉमी की डिमांड क्या है, उससे भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। इंपोर्ट्स बढ़ेंगे तो ये उल्टा है, इज द अदर वे अराउंड, दिस आवर इकोनॉमीज डिमांड फ्रॉम द वर्ल्ड इकोनॉमी, तो इससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन गड़बड़ा जाती है। ठीक है, तो दैट इज द सिचुएशन। हालांकि इसके साथ रिलेटेड एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है इंपोर्ट के पार्ट में, उसको बोलते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन टर्म कब यूज होती है? जब फॉर एग्जांपल कोई कमोडिटी इंडिया में हम इंपोर्ट कर रहे हो, डिपेंडेंट हो इंपोर्ट पे, जैसे कि क्रूड ऑयल, सो वी आर डिपेंडेंट। अगर इसके प्राइसेस बढ़ेंगे
तो ऐसी इसकी वजह से इंडिया में बहुत सारी चीजों के प्राइसेस बढ़ते हैं। हम देखते हैं ना, जैसे पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़े बाकियों के भी बढ़ गए। तो ऐसी इन्फ्लेशन जो किसी इंपोर्टेड कमोडिटी के प्राइसेस की वजह से हो, उसको बोलते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। देख लो, increase in prices because of inflation in an imported commodity. So that is called imported inflation. Good? हो गया? हाँ जी, हो गया नहीं हुआ? Yes, sir. Okay. Cost push inflation is basically looking at the cost. So here I look at manufacturing cost plus product taxes minus production subsidies. तो अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ रही है या मेरे टैक्सेस बढ़ रहे हैं तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, सब्सिडीज बढ़ रही हैं तो कॉस्ट कम हो जाएगी. इट्स लाइक दिस. दैट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. दैट्स द डिटरमिनिंग फैक्टर. Then other types of inflation, so can be a currency inflation when there is excess supply of money. There can be a credit inflation when the banks are lending liberally, 0% finance. There is a deficit induced deflation if the government's deficit budget is there and that is being financed through printing of new currency by central bank. क्योंकि याद होगा आपको, अगर बैंक से फाइनेंस करेंगे आम बैंक से तो फिर ये इन्फ्लेशनरी नहीं होता. जब आरबीआई से फाइनेंस करेंगे डेफिसिट बजट तब इन्फ्लेशनरी होगा. प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, सो अगर फर्म्स हायर प्रॉफिट मार्जिन्स मानने लगे तब भी इन्फ्लेशन हो सकता है. ठीक है. वेज प्राइसेस स्पाइरल इन्फ्लेशन, ये कैसे होता है? सो जनरली वेजेस पुल द प्राइसेस अप. जैसे जैसे लोगों के आमदनी बढ़ेगी, ज्यादा खर्च करने जाएंगे, डिमांड बढ़ेगी, तो फिर प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे. तो वेजेस यहां काम करेंगे एंड प्राइसेस पुल द वेजेस अप. हर बार एक पे कमीशन लगता है ना, अभी 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन आई थी जैसे, तो उसका काम क्या होता है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों की आमदनी भी बढ़ती रहे. इट इज इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट ऑफ योर सैलरीज, अलाउंसेस एंड एवरीथिंग. इनफैक्ट देयर इज अ पर्टिकुलर क्लॉज, इट्स कॉल्ड डियरनेस अलाउंस. हर सैलरी का पार्ट होता है डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता. तो प्राइसेस पुल द वेजेस अप. इट्स लाइक दिस. So that's called wage price spiral. One leads to the other. Rising wages lead to rising prices. Rising prices leads to rising wages. Okay. Then scarcity induced inflation. कोई चीज नहीं है तो उसकी वजह से सप्लाई नहीं होगा तो फिर इन्फ्लेशन हो सकता है. टैक्स इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट अगर टैक्सेस बढ़ा दे तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे. टैक्सलेशन हमने देख लिया, रिफ्लेशन देख लिया, रिड्यूसिंग डिफ्लेशन इज कॉल्ड रिफ्लेशन. एंड देयर इज स्क्यूफ्लेशन. कुछ चीजों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कुछ के नहीं बढ़ रहे. दैट इज स्क्यूड इन्फ्लेशन और स्क्यूफ्लेशन. ठीक है. अब इसके आगे जो इसकी कॉजेस हैं और उसको कैसे ठीक करते हैं कैसे नहीं करते हैं वो कल वर्कआउट करेंगे. आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है. एग्रीड या और करा दूं? काफी है. इतना रिवाइज कर लो, बहुत है. चलिए, थैंक यू, टेक केयर.